Hello everyone, my name is दीपिका साहू एंड आई एम लेक्चरर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एजुकेशन रेगुलेशन पार्ट 2। ठीक, एजुकेशन रेगुलेशन पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और कैसे पीसीआई जो है वो एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करता है। ठीक, तो फिर इसमें हमारा क्या क्या आएगा, तो उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है। तो एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत में बनाया गया है और इनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे हमारे एजुकेशन को, फार्मेसी एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो और राइज किया जाए, उसे और बढ़ावा दिया जाए। ठीक, और कैसे उसे हमारे ओवरऑल कंट्री में जो है वो उसे यूनिफॉर्मली उस चीज़ को चलाया जाए। ठीक है, तो फिर उसमें हमने देखा कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रहते हैं और जो एजुकेशन रेगुलेशन रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें इनको प्रिस्क्राइब करी गई है पीसीआई के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन एंड अमेंडमेंट्स देयर इन। तो फिर अंडर सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्रेमिंग एजुकेशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस। अंडर सेक्शन 10 फार्मेसी एक्ट में सेक्शन 10 के अंतर्गत ये देखे गए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से एजुकेशन रेगुलेशंस को फ्रेम किया गया और कैसे हम अपने इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल में करके रख सकते हैं, कैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस जिसको अप्रूवल मिल गया है उसको कैसे कंट्रोल में रखना है और उन्हें कौन कौन से नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो उन्हें अपने कॉलेज चलाने या फिर अपने इंस्टीट्यूशंस रन करवाने हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल काउंसिल with the approval of central governments make regulations called education regulations। सेंट्रल काउंसिल यानी कि हमारा जो पीसीआई है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो कैसा होता है, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अप्रूवल के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेशंस बनाती है, एजुकेशन रेगुलेशंस को बनाती है, जिसको हम एजुकेशन रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। एजुकेशन रेगुलेशंस जो है वो ये बताती है, प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड जिसकी वजह से कोई जो स्टूडेंट फार्मेसी पढ़ रहा है वो कैसे एज अ फार्मासिस्ट जो है वो क्वालिफाई करेगा। ठीक, प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड कम से कम उसे कौन से सब्जेक्ट्स या फिर कौन से ऐसे स्टडी की ज़रूरत है जिसकी वजह से वो एज अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बिफोर सबमिटिंग द एजुकेशन रेगुलेशंस फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंट्रल काउंसिल फॉरवर्ड्स कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या करती है बिफोर सबमिटिंग द एजुकेशन रेगुलेशन फॉर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबसे पहला क्या होता है कि इन्होंने जो एजुकेशन रेगुलेशन बनाया है, ठीक, चाहे उसमें कोई अमेंडमेंट्स किए हों, चाहे उन्होंने अपना कोई नया वो बनाया हो, है ना, कोई नया रूल रेगुलेशन जैसा भी बनाया है, इन्होंने जो भी चेंजेस लाए हैं या कुछ अगर उसमें नया ऐड किया है या फिर किसी चीज़ को अगर ओमिट किया है अपने एजुकेशन रेगुलेशन के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए उनमें से, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें हमेशा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, पीसीआई अपना जो भी चेंजेस लाएगा, जो भी अमेंडमेंट्स लाएंगे इस एक्ट या फिर इस सेक्शन के अंतर्गत पे, उसके लिए उन्हें जो है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो होते हैं हमारे, उनके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो मान लीजिए कि इन्होंने कोई अमेंडमेंट किया, अगर ऐड किया, ओमिट किया या फिर कोई नया कुछ बनाया, तो फिर उसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल कराने से पहले वो क्या करती है, इस एजुकेशन रेगुलेशन को वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल कराने से पहले जो सेंट्रल काउंसिल यानी कि हमारा जो पीसीआई है वो क्या करता है, वो अपने किए गए अमेंडमेंट्स को सारे ड्राफ्ट के थ्रू जो है वो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। ठीक, क्या करती है, वो उनको फॉरवर्ड करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेंड कमेंट्स देयर ऑन टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया विद इन 3 months और रिसिप्ट ऑफ कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट्स।
उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जब उन्हें देखती है, उन्हें देखने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको कमेंट करती है मतलब कि अगर वो उससे टोटली अग्री है कि हाँ आपने जो अमेंडमेंट्स किया है तो वो ठीक है, तो फिर वो उनके लिए अपना एक वो भेजेगी, ठीक। या फिर अगर उन्हें लग रहा है कि इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किया है इससे करने से वो ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है या फिर और ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो फिर वो अपने कमेंट्स वहाँ पर बताएगी कि हाँ आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स उन अमेंडमेंट्स के ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजने होते हैं उन्हें वापस विद इन द 3 मंथ्स ऑफ, यानी कि 3 महीने का टाइम देती है जो हमारा जो सेंट्रल काउंसिल रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को 3 महीने का टाइम देती है कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको वापस उसमें कमेंट्स जो है वो आपको सेंड करने हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, आफ्टर कंसिडरिंग द कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन द सेंट्रल काउंसिल शैल सबमिट द ड्राफ्ट ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर अप्रूवल, ठीक। उसके बाद फिर उन सभी कमेंट्स को देखेगी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, उन सभी कमेंट्स को देखेगी कि आखिर इन्होंने क्या कहा है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ इनकी बातें ज़्यादा सही हैं तो फिर उनमें वो और अपनी तैयारी कर सकती है कि उन्हें और बेटर वो बना सकती है। और अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं सब चीज़ ठीक है, सारी चीज़ें ओके है, तो फिर वो क्या करेगी, अपने इस फ्रेम किए हुए एजुकेशन रेगुलेशन को अब वो किन के पास भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास में भेजती है, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास में भेजेगी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है अगर उनको ये चीज़ लगता है कि हाँ इन्हें हमें अप्रूवल प्रोवाइड करना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वो उनको अप्रूवल प्रोवाइड करेगी, ठीक। आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन रेगुलेशंस आर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसा ही उनको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद फिर वो उनका जो ऑफिशियल गैजेट है, ठीक। ऑफिशियल गैजेट मतलब कि पहले तो दूसरे वो रहते थे, लेकिन अब क्या आ गए हैं, सबके खुद के अपने अपने साइट्स आ गए हैं जो कि फुल्ली सिक्योर रहते हैं। तो फिर उन्होंने जो भी अमेंडमेंट्स अपने किए हुए हैं वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स अब वो क्या करती है अपने ऑफिशियल साइट्स पे डाल देते हैं और वही उनके ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं, ठीक। द एफिकेसी ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन शैल बी रिपोर्टेड टू द सेंट्रल काउंसिल बाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड में पर्पस अमेंडमेंट्स। उसके बाद फिर इस तरीके से जितने भी एजुकेशन रेगुलेशन में उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो भी चेंजेस लाए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से हर एक जगह पे मानी जाती है, ठीक है। तो फ्रेम कैसा हुआ, सबसे पहले एजुकेशन रेगुलेशन को फ्रेम करने का जो अधिकार था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही दिया, लेकिन उस फार्मेसी उस पीसीआई ने अगर एजुकेशन रेगुलेशन में अगर वो कोई भी चेंजेस लाते हैं तो फिर वो चेंजेस लाने के बाद वो उनकी कॉपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये वो रहता है, उन्हें उसमें कमेंट करना रहता है कि वो सही है कि गलत है, कि उसमें वो और क्या अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, कि वो बेटर कर सकते हैं। फिर जब वो रिसीव करते हैं वापस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाले, फिर उनको ये चीज़ लगता है कि हाँ ये चीज़ें अब ओके हैं, तो वो उसके अप्रूवल के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये सोचती है कि इन्हें ये अप्रूवल दे देना है, फिर वो जब उनको अप्रूवल देती है तो हमारा जो पीसीआई रहता है वो उन्हें उनके ऑफिशियल गैजेट में जो है वो अब उनको शो करने लग जाता है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसीजर चलता है फ्रेमिंग करने का एजुकेशन रेगुलेशन को। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रेगुलेशन 1991 अ कैंडिडेट शैल एलिजिबल टू अंडरगो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर हैविंग अपीयर्ड इन डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 एग्जामिनेशन इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत पे ही देखें तो फिर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है अपना ट्रेनिंग करने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 2 जिसने पास कर लिया है, जिसने भी डिप्लोमा पार्ट 2 वो क्रॉस कर लिया है यानी सेकेंड ईयर जो पास हो गया है, उसको पूरा का पूरा वो एलिजिबल रहता है कि वो जाके अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके। कहाँ कहाँ, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर डिस्पेंसरीज पे, या फिर अदर हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीसीआई, जिसे आप पीसीआई से अप्रूवल मिला हो, वहाँ पर के जो फार्मेसी होंगे या फिर डिस्पेंसरीज होंगे उनको पीसीआई से अप्रूवल मिलना चाहिए। लाइसेंस्ड फार्मेसी या फिर केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट शॉप, जो भी फार्मेसी खुली हुई है अगर वो लाइसेंस्ड है, अगर वो अच्छे बिल उसके हैं, तब वो वहाँ पर जाके अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। या फिर लाइसेंस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, या फिर अगर उन्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग एरिया पे जाना है, अगर उन्हें किसी इंडस्ट्री में काम करना है तो फिर वहाँ पर भी जाकर वो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं।
ठीक। अब जो उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, अगर वो किसी भी हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरीज पे अगर वो काम कर रहे हैं तो कितने आवर यानी कि कितने डेज का जो है उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहना ज़रूरी है, ये चीज़ भी पीसीआई में बताई गई है। ठीक है। डिप्लोमा सेकेंड ईयर पास हुए बच्चे जो होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है, और जब उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रिसिप्ट अगर उन्हें मिल जाता है, अगर उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, तब जाके उनको एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है। ठीक। तो अब उन्हें जो ट्रेनिंग करना है, उन ट्रेनिंग के लिए भी उनको आवर्स बताए गए हैं कि कम से कम इतना घंटे या इतना महीने का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शैल बी ऑफ नॉट लेस 500 आवर्स स्प्रेड ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स। कम से कम 500 घंटे या फिर कहें कि 3 महीने का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके पास होना चाहिए। कम से कम 3 महीने जो है उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहिए। ठीक। आउट ऑफ दिस 500 पीरियड्स नॉट लेस देन 250 आवर्स मस्ट बी डिवोटेड टू एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। इन 500 घंटे में से भी जो 250 घंटा यानी कि उसमें टाइम पीरियड का कम से कम जो 50% जो है वो 50% उनको डिस्पेंस करने पे अपना बताना है विद द स्टडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे जो डिस्पेंस हम कर रहे हैं मेडिसिन, वो डिस्पेंस करने का उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम से कम 250 घंटे यानी कि 250 आवर्स का होना चाहिए। इन कोर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द ट्रेनी शैल हैव एक्सपोजर टू, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनी को कम से कम वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एपरेटर्स इन कॉमन यूज़। जितने भी फार्मास्यूटिकल एपरेटर्स हमारे कॉमन यूज़ में आ रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। Principle and working of pharmaceutical apparatus in common use, reading, translation and copying of prescriptions including checking of dose। उसके अलावा उसके अलावा जो फार्मासिस्ट है उनको रीडिंग ट्रांसलेशन यानी कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो उन्हें रीड करना आना चाहिए, उन्हें ट्रांसलेट करना आना चाहिए कि उसमें क्या चीज़ें लिखी है, कैसी लिखी हैं, उनके पास प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी भी होनी चाहिए। उसके अलावा कौन सा डोज दिया गया है, कितने डोज पे दिया, ये कौन सा डोज लिखा हुआ है, कितने टाइम लेने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बताई जानी चाहिए। डिस्पेंसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस इलस्ट्रेटिंग द जनरल मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकामेंट्स। इसके अलावा जब वो दवाई दे रहे हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं, तो फिर उन्हें सामने जो पेशेंट या फिर उनके जो घर वाले हैं उनको ये चीज़ इलस्ट्रेट करना कि उन्हें कितने टाइम लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें जो मेथड्स हैं उन्हें लेने की, वो सारी चीज़ें भी उन्हें बताना है। ये चीज़ भी उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बतानी पड़ती हैं। फिर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल प्रिपरेशंस। इसके अलावा ड्रग्स, कौन से ड्रग्स का स्टोरेज कितना होता है, कौन सा फ्रीजिंग करने की ज़रूरत है, कौन सा हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी रख सकता है, या फिर हमें अगर कोई प्रिपरेशन बनाना है तो फिर वो प्रिपरेशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी जो है वो फार्मासिस्ट को होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा वही Pharmacy Council of India is also required to available copies of its minutes and that of the Executive Committee and an annual report of its activities to the central government। इसके अलावा जो हमारे Pharmacy Council of India वाले हैं उनके पास में भी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक। अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे अप्रूव्ड मिलता है, कैसे फार्मेसी एजुकेशन अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर अपना फार्मेसी वो चलाना चाहता है, स्टडी करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे अप्रूवल मिलेगा, ये मैंने आपको बताया है। फिर से एक बार ब्रीफ में बताऊं तो फिर उन्हें जो पीसीआई उन्हें सबसे पहले अपने फॉर्म्स जो हैं वो वहाँ पर फिलअप करने पड़ते हैं। जब वो फॉर्म्स फिलअप करते हैं तब पीसीआई अपने नॉर्म्स भेजती है कि हाँ आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब वो नॉर्म्स आपने फुलफिल कर लिए उसके बाद फिर वो वापस पीसीआई को बताते हैं कि हाँ हमने ये नॉर्म्स आपके फुलफिल कर लिए। फिर पीसीआई क्या करता है, अपने इंस्पेक्टर्स को वो सेंड करता है उन इंस्टीट्यूशंस पे कि जाकर देखिए कि वो सारी की सारी चीज़ें कंडक्ट करवा पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद फिर जब इंस्पेक्टर्स ये चीज़ देखते हैं कि हाँ वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें ठीक है, तो फिर वो जाके रिकमेंड करेंगे किसको, पीसीआई को, फिर जाकर उनको वो चीज़ जो है वो मिलती है।
ठीक। तो आज जो हम देखे हैं वो हमने एजुकेशन रेगुलेशन देखा है कि कैसे एजुकेशन रेगुलेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या क्या होने चाहिए, उसके अलावा कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्हें जो है परमिशन मिलती है। उसके अलावा जो डिप्लोमा फार्मेसी रहते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी ही नहीं, चाहे जो भी फार्मासिस्ट हो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी जो रहती है वो मस्ट रहती है, और उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कम से कम 500 घंटे का होना चाहिए। 500 में से 250 घंटे जो होते हैं वो कम से कम उनको डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पे डिस्पेंस करना जो है वो आना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। थैंक यू।